नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश कोरोना का कहर आ रही चौथी लहर में। और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। कोरोना का कहर आ रही चौथी लहर इसलिए क्योंकि देश में कोरोना एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की चौथी लहर की आहट आने लगी है, जहां 7 महीने 24 दिन बाद कोरोना के नए केस 11,000 के पार हो चुके हैं। बीते 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो जो संक्रमण का दायरा है 11,109 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 29 लोगों की इस दौरान कोविड से मौत भी हुई है। इससे पहले पिछले साल 20 अगस्त को 11,539 केस सामने आए थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का अगर जिक्र किया जाए तो उनकी वेबसाइट के मुताबिक देश में फिलहाल एक्टिव केस बढ़कर 49,622 हो चुके हैं। इससे पहले पिछले साल 5 सितंबर को 49,000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए थे। इसके अलावा डेली पॉजिटिविटी रेट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां 4.42% और वीकली रेट 4.02% पहुंच गई है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.70% हो गई है। वहीं मृत्यु दर 1.19% दर्ज हो चुका है। वहीं गुरुवार को 11,109 नए कोविड के मामले सामने आए। इनमें से 7,115 केस सिर्फ 5 राज्यों में मिले हैं और ये कुल आंकड़े 64% है। तो देखिए किस तरह से देश भर में कोविड के मामलों में उछाल देखने को मिल रही है और इसमें ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से कोविड एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। फिर डराने लगा है कोरोना। बीते 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसने हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया है। कोरोना से 29 लोगों की मौत हुई है और ये सबसे गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। देश में एक्टिव केस की संख्या 49,622 हो चुकी है। ऐसे में लगातार तमाम तरह के एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट का जिक्र किया जाए 4.42% और वीकली रेट 4.02% पहुंच चुका है। केरल का जिक्र किया जाए 3,098 नए केस सामने आ चुके हैं। टॉप 5 राज्यों में फिलहाल केरल भी सामने है। 1900 लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं और 64% से ज्यादा जो नए केस हैं देश भर में देखने को मिल रहे हैं। केरल में, सिर्फ केरल में 10 लोगों की कोविड से मौत हो गई है, जिसके चलते टॉप 5 राज्यों में केरल के बाद दिल्ली भी आ रहा है। 1,527 नए केस सामने आ चुके हैं दिल्ली में, जहां 3 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। दिल्ली का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जो कि अब स्वास्थ्य विभाग तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। वहीं महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं। 1,086 नए केस कोविड के सामने आए। एक व्यक्ति की इस दौरान मौत हुई है और महाराष्ट्र भी टॉप 5 राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा। 855 नए केस कोविड के सामने आ चुके हैं। तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार भी उठा रही है। राज्य में 2,835 एक्टिव केस की संख्या फिलहाल यहां पर मापी गई है। 447 जो लोग हैं वो रिकवर भी हो चुके हैं। ठीक होकर कोविड से अपने घर वापस रवानगी की गई है। उत्तर प्रदेश भी यहां पर नाम टॉप 5 राज्यों में है, जहां कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। 549 लोग कोविड के मामलों में यहां पर पुष्टि हुई है। 245 लोग रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले जिस तरह से सामने आए हैं, ये स्वास्थ्य अमला के साथ साथ जो तमाम विभाग के लोग हैं वो भी कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और कोविड के मामलों की रुकावट या रोकथाम किस तरह से की जा सकती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हैं, जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी में आपका। और शुरुआत इसी के साथ, क्या ये समझा जाए कि चौथी लहर आ रही है? आपके चैनल पे आया हूँ, मैंने बताया है पहली बार तो इसको चौथी लहर का नाम होना चाहिए। तो जैसे ही पहले आप सुनिएगा, हमें लोगों की, पब्लिक की, आम जनता की संवेदना संस्कृति का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस 3 साल में कोरोना ने हमारे पूरे देश को, पूरी दुनिया को बहुत घाटा है। तो लेकिन मैं जब कोरोना की सेकंड लहर जो कि 2021 में अप्रैल महीने आई थी, उस तुलना आज के कोरोना के वेरिएंट से करता हूँ तो जमीन आसमान का मुकाबला है। ये वेरिएंट XBB 1.19 है। ये अभी तक जो इसका बिहेवियर हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्लू लाइक। मत भूलिए इसकी आज से 3-4 साल पहले जब कोरोना नहीं होता था, तब की हमारे देश में लोग बीमार पड़ते थे, वो जस्ट लाइक फ्लू, जैसे तो हम वायरल फीवर कहते थे। वो आसानी होता था, इतनी बातचीत भी नहीं होती थी, इतना शोर शराबा नहीं बचता था। तो चूंकि मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ कि जो सेकंड लहर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें बेइंतहा तकलीफें हुई हैं, शॉर्टेजेस, ड्रग्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है,
वो इतना पैनिकी देखा है कि मैंने देखा था जितनी एक्चुअल तकलीफ ना पैनिकी न ऑलमोस्ट 50 लोगों ने ज्यादा थी, लोग त्राही त्राही पे आ गए थे कि पहले तुम आ गई। तो ऐसा उद्देश्य हमारा आज के आकृत्य काल में नहीं है। उद्देश्य है लोगों को सिर्फ एहतियात करना। ये बहुत माइल्ड वायरस है अभी तक, और तो ये आम लोगों को इसकी तकलीफ नहीं होता, 5-7 दिन की इलनेस होती है। हालांकि जो आप केसेस बता रही हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, मेरे घर में एक्चुअल केसेस से कई गुना ज्यादा है। बिकॉज हम तो क्लिनिक में डेली पेशेंट देखते हैं, तो लोग कहते हैं डॉक्टर टेस्ट करवाओगे, आप इलाज भी कर दो वगैरह वगैरह। हालांकि उनको कहते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए, तकलीफ नापने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए लोगों को RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। लेकिन सच्चाई है कि अगर मुझसे पूछा जाए, इफ आई 10 पेशेंट्स ऑफ कोविड-19, हार्डली 2 या 3 मानते हैं, बाकी के साथ तो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? केसेस आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले ही बोला, मैंने बोला कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी चैनल पे मैं पहले बोल चुका हूँ, आम लोग जो बिल्कुल फिट फाट हैं उनको चुपचाप घर रहें, पैरासिटामोल खाएं, एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 5 साल से कम वाले बच्चे, प्रेग्नेंट मदर्स और 60 साल के लोग जिनको कोई दूसरी बीमारियां पहले से हैं, COPD है, कोई लंग डिजीज है, कोई अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोई HIV है, कोई लिवर फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और सबसे बड़ी आजकल नया वर्ग है जो कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज वाली दवाइयां खा रहे हैं या उनकी बीमारी इम्यून कॉम्प्रोमाइज। ये लोगों को जो हम देखते हैं तो स्पष्ट बोलते हैं, भैया पहले दिन से अपना ख्याल रखो। जिन डेथ की आप जिक्र करती हैं, ये मुझसे उन्हीं लोगों की। अगर इस वर्ग को हम बचा लें बाई कोरोना स्प्रेड बिहेवियर, तो बिल्कुल भी ना पैनिकनेस की जरूरत है, ना घबराने की। बिल्कुल सर, आपने कई ऐसी बातों का जिक्र किया जो हर किसी के लिए जाननी जरूरी है, लेकिन आपने कहा इसे चौथी लहर का नाम ना दिया जाए। लेकिन सर, जिस तरह से ये संक्रमण का दायरा एक राज्य से दूसरे राज्य और लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खुद बाकायदा जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक किस तरह से लोगों को समझाए कि जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा घातक नहीं है? क्योंकि अमूमन तौर पर यही देखने को मिलता है कि सर्दी खांसी जुकाम जो सामान्य से लक्षण इसके बताए जा रहे हैं इस वेरिएंट के, वो मौसम चेंज होने के दौरान भी मिलते हैं, और ऐसे में हर कोई या हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं इस तरह के लक्षण को इग्नोर करता है। क्या आगे आने वाले समय में कोई गंभीर अवस्था या गंभीर श्रेणी में आ सकता है ये कोविड? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मरीज को नहीं मालूम कि उसको क्या है। उसको एक होता है, एक बुकिंग का एक हालात, वो एक आध दिन घर में, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है तो आप घर में बैठिए, आइसोलेट हो जाइएगा और अपना पानी ज्यादा पीजिएगा, फल खाइएगा, सिंपल पैरासिटामोल लीजिएगा और एंटीबायोटिक लीजिएगा। अगर आपको बुखार एक दिन तक परसिस्ट करता है तो आप डॉक्टर पर जाइए और डॉक्टर को कहिएगा, सर मेरा RT-PCR टेस्ट कर लिया जाए ताकि मैं पता चल जाए कि मुझे क्या है। उसके बाद डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा या नहीं देगा, कब से वगैरह देगा, या स्टीम इनहेलेशन की सलाह देगा या गार्डल की सलाह देगा। जो दूसरा वर्ग मैंने कहा था, जो मैंने कहा इसको रिस्क ग्रुप है, उसको फर्स्ट डे ही डॉक्टर को जाना चाहिए और फर्स्ट डे ही अपना RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। और न केवल सिस्टम जो समाज में हमारे इसमें कम्युनिटी में न केवल ये कोरोना चल रहा है, इवन इन्फ्लुएंजा H3N2 भी कुछ टाइम हम देखते रहे हैं, इन्फ्लुएंजा H1N1 भी देखते रहे हैं, जब भी देखते रहे हैं। तो मैं खुद कहूंगा, अभी भी किसी को कुछ होवे तो सिर्फ जो रिस्क ग्रुप वाले पेशेंट्स हैं उनको फर्स्ट डे से केयर मिलना शुरू हो, उन्हीं को ही हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, उन्हीं को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, उन्हीं को ही नेबुलाइजर की जरूरत पड़ सकती है। आम लोगों में अभी तक जो हमने देखा है इतना नुकसान नहीं कर रहा। बार बार ये सोचना कि पहले दूसरे भी ऐसे स्टार्ट हुए थे तो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन जो अभी तक की कुल मिला के स्थिति है ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत जल्दी के वेव तो नहीं कहे जाएंगे, पास ऑफ हो जाएगी, लेकिन अभी मुझसे पूछा जाए अगले 2-3 हफ्ते केसेस बहुत बढ़ने। तो मैं आम लोगों से मैं यही हिसाब देता हूँ कि आप डरो नहीं, पैंडेमिक क्रिएट करो, लेकिन जितना भी कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, यानी मास्क का इस्तेमाल, मैं खुलेआम कहूंगा, अगर आप इस्तेमाल कर लो ना, आप पोल्यूशन से भी बच जाओगे, आप रेस्पिरेटरी बीमारी से भी बच जाओगे, आप ट्यूबरकुलोसिस से भी बच जाओगे। दूसरा, हमारे बीच में आप जानती हैं कि रिलीजियस और पॉलिटिकल और गैदरिंग बहुत होती हैं। आज से 10 दिन पहले हनुमान जयंती, महावीर जयंती, रामनवमी, एक कॉलोनी में मैं कहूँगा दिल्ली NCR में कम से कम 2000 की मीटिंग्स हुई होंगी जहाँ लोग 300, 400, 500 इकट्ठे हुए हैं, एंड नो वन वाज यूजिंग द कोरोना प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है, एटलीस्ट मेट्रोज में, मॉल्स में, क्लोज स्पेसेस में, ऑडिटोरियम्स में,
ट्रेन में, बसेस में एक लड़कियों के माध्यम से अगर मास्क मत कर दिया जाए तो मैं कहूँगा हमारी 50% तकलीफ खत्म हो जाए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर अगर प्रिकॉशन समझें तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से बेशक से गाइडलाइन जारी की जाती है या नहीं, लेकिन खुद से ही जागरूक होकर कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हमें खुद से करना चाहिए। लेकिन सर, अगर पहली लहर का जिक्र किया जाए, पहली कोविड की जब लहर आई थी तो सबसे ज्यादा जो कोविड मरीजों की संख्या थी वो कहीं ना कहीं बुजुर्गों में देखने को मिल रही थी, और ऐसे में हर कोई एहतियात के तौर पर तमाम कदम तो उठा ही रहा था, लेकिन बुजुर्ग सबसे ज्यादा सचेत नजर आ रहे थे, सबसे ज्यादा घबराए हुए थे, पैनिक सिचुएशन में देखे जा रहे थे। दूसरी कोविड लहर का जिक्र किया जाए तो जो युवा थे उनको सबसे ज्यादा कोविड ने अटैक किया। ऐसे में तीसरी लहर में उतना तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो ये नया वेरिएंट आ रहा है, हालांकि सबको यहाँ पर तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाने जरूरी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, लेकिन क्या कोई ऐसा विशेष वर्ग जो अब तक आंकड़े सामने आए हैं और ऐसे में उस वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है कोविड से? मैं कहूँगा अभी भी ये बुजुर्ग ही हैं जो ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, 6 to 65 वाले प्लस कॉमोर्बिडिटीज हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन पर की जिंदगी एक बैलेंस जिंदगी चल रही होती है, एक पुरानी कार की तरह बस चल रही है। उस तरीके से इनमें अगर अच्छी खासी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही हैं, कोई और इम्यून को दवाइयाँ चल रही हैं, तो इनकी जिंदगी बिल्कुल बैलेंस पर अटकी होती है। इनको जैसे ही कोई झटका लगता है, मत भूलिए जब अब कोरोना नहीं आया था, इन्फ्लुएंजा से या फ्लू से भी ऐसी बीमारियां आती थी। सिंपल इन्फ्लुएंजा या फ्लू से भी इतना ही डेथ रेट होता था। आपका 27 की डेथ बताना, इट इज नॉट ए मेजर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा वी आर बाउंड टू प्रोटेक्ट एज ए मेडिकल कम्युनिटी, एज ए समाज, वी आर बाउंड टू प्रोटेक्ट एवरी लाइफ। बट हर समाज में एक एवरेज डेथ रेट होता है, मोर्टेलिटी होती है, उसको हम लड़ नहीं सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि आज की, जैसे कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई हैं, लोगों की अवेयरनेस बेहतर हो गई है, तो हमें हर जिंदगी को बचाना है। तभी मैं कहता हूँ कि न केवल ये लोग अपना ख्याल रखें, जैसे इनको बुखार तेज चढ़े इनको एकदम डॉक्टर से आ जाए, प्लस इनमें से जो लोगों ने कोरोना की बूस्टर डोज अब तक नहीं लगवाई, ये अपनी बूस्टर डोज भी लगवाएं, और इसके ऊपर आजकल एक फ्लू का इंजेक्शन आया हुआ है, वो भी, और निमोनिया का इंजेक्शन की। आपके चैनल के माध्यम से मैं सब अपने सीनियर सिटीजन 65-70 वाले जिनको की पहले से अच्छी खासी दवाइयां चल रही हैं किसी किस्म की, और एक लाइफ अच्छा सा बैलेंस चल रहा है, उनको प्रोटेक्शन देना हमारा मेजर गोल होना चाहिए। और आपका पूछना कि कोई वर्ग जिसको कि ज्यादा हो रहा है, तो मैं कहूँगा ज्यादा तो खैर बहुत ज्यादा नहीं हो, सबको हो रहा है, जवान भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, लेकिन जो बचाव चाहिए वो सबसे ज्यादा 60+ पीपल, द पीपल हु हैव कॉमोर्बिडिटी, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी। बिल्कुल सर, और टॉप 5 राज्यों के अगर जिक्र किया जाए, 64% से ज्यादा कोविड के नए केस सामने आ चुके हैं, जिसमें केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा, उत्तर प्रदेश का नाम सामने है। लेकिन जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र किया जाता है तो सबसे ज्यादा जो आवाजाही है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखी जाती है। जिस तरह से आपने अभी पिछली कुछ जयंती का भी जिक्र किया, जब हनुमान जयंती थी और इस दौरान रामनवमी थी, तो लोगों की एक भारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। तो ऐसे में सर देखिए किस तरह से लोगों को समझाया जा सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनल तौर पर ऐसा लगता है कि अब समय नहीं है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को कोविड के बारे में बताया जाए, क्योंकि लोगों, हर किसी ने कोविड की पहली लहर भी देखी, किस तरह की स्थिति यहां पर हुई थी, और कोविड की दूसरी लहर भी देखी कि इस तरह से कोविड बेकाबू हो गया था। उसके बाद अगर कोविड इस तरह से घातक हो जाता है तो खुद से एहतियात कदम उठाने यहां पर हर किसी को चाहिए। लग गया था, लेकिन सेकंड वेव में इफेक्टिव लॉकडाउन नहीं लग पाया था। उसी की वजह से तबाही, और उस टाइम का जो वायरस था वो डेल्टा वायरस था, उसमें निमोनिया ज्यादा होता था, उसमें ऑक्सीजन डिप्लीशन यानी कि शॉर्टेज ज्यादा होती थी। हमने अपनी आंखों से, बल्कि ये समझ लो कि हजारों लोगों को अपने आंखों से मरते हुए देखा कि जा रहे हैं। हमारे 2000 डॉक्टर्स ऑल अक्रॉस इंडिया इसमें अपनी जान दी थी। कुल मिलाकर मैं आज भी कहूंगा लोगों को आपके टीवी चैनल के माध्यम से इस मैसेज को इफेक्टिवली समझना चाहिए कि एक कोरोना प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे, आप भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, आप मास्क पहनेंगे, आप अपने हाथों की हाइजीन बाई सैनिटाइजेशन या बॉडी वाटर से धोने का ख्याल रखेंगे, तो मैं समझता हूँ चाहे ये कोरोना आज है, ये कोई बहुत इतना खतरनाक वेरिएंट नहीं है, कल दूसरा कोई वायरस भी आ सकता है। तो ऐसा हो जाए तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा है कई देशों में, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, हांगकांग, ताइवान, कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया,
इजराइल, इन देशों में लोग जैसे हैट पहनते हैं या हम हिंदुस्तान में अंगोछा पहनते हैं, ये लोग मास्क का लगाते हैं। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। ना ये मास्क महंगा है, आप चाहें तो कॉटन का मास्क पहन सकते हैं। अगर ये इतिहास हम अपने लोगों को समझा सकें तो प्लस तो दूसरा यही है कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दी, जैसे मैंने सुना है कि नोएडा में स्कूलों को बंद भी कर दिया गया है। कुछ स्कूलों में कहा गया है जिसको भी ऐसा हल्का हल्का सिम्टम्स है वो ना आए, बिकॉज स्कूल के बच्चे भी इन्फेक्शन लाने में बाहर से घर आते हैं, घर से जो जवानों को होता है, जवान भी बाहर लोग नौकरी करने जाते हैं, बूढ़े बेचारे ना चाहते हुए एज ए क्रॉस इफेक्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये मैसेज हमें आम लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तमाम महत्वपूर्ण कदम हमें खुद से ही उठाने पड़ेंगे और अगर हमारे आसपास कोई है तो उसको भी हम जागरूक कर सकते हैं ताकि जो जागरूकता है वो पूरी तरह से कोविड को लेकर फैलती हुई पूरे देश भर में नजर आए। ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, नोडल ऑफिसर ईडीएमसी अजय लेखी, डॉक्टर अजय लेखी जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। और सर, सवाल यही कि देखिए कोविड के जो आंकड़े हैं एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर नरेश चावला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि चौथी लहर का नाम ना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन जो लगातार रफ्तार बढ़ रही है, जो दायरा कोविड का बढ़ रहा है, उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? चौथी लहर का नाम ना दिया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं 8 महीने पहले के आंकड़े, ये कोविड ओमिक्रॉन B166 पार कर चुका है जी। और दूसरी तरफ डेथ का रेट भी हमारे सामने आ रहा है और इन्फेक्टिविटी रेट भी है। हमें इस बात को छुपाना तो नहीं चाहिए कि ये इफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव भी है, घातक भी है। और जैसा कि डॉक्टर चावला ने कहा, हमें मास्क का और डिस्टेंस का और हाइजीन का, इन सब चीजों का अब ध्यान जरूर कर देना चाहिए, जिसमें कि हम इस वक्त पे बहुत पीछे हट चुके हैं और कोई भी पब्लिक, कोई भीड़ भाड़ वाली पब्लिक में आप एक भी व्यक्ति को मास्क पहना हुआ नहीं देखेंगे। तो मेरी यही जरूरत ये है, गुजारिश है कि सरकार को मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर देनी चाहिए, जैसा कि बहुत सारी जगहों पे आज हो चुका है। नोएडा वगैरह में, यूपी के अंदर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं मास्क के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि हमें इस बात से नहीं परहेज करना चाहिए कि ये चौथी वेव है, पहली बात। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और मास्क, इन तीनों चीजों को एक तरीके से अनिवार्य कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति कोमॉर्बिड कंडीशंस में है, जिनको डायबिटीज है और हार्ट की डिजीजेज है, किडनी की डिजीज है, उनको अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूरत है। जी, बिल्कुल सर, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हर किसी को करना चाहिए, जिसके चलते अपना बचाव, अपने आसपास के लोगों का बचाव किया जा सकता है। लेकिन सर, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली लहर में तो लॉकडाउन की स्थिति आ ही गई थी। दूसरी लहर में हालांकि बेशक से देर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो स्थिति थी वो पनप ही रही थी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि एकमात्र लॉकडाउन ही यहाँ पर एक वो महत्वपूर्ण कदम है जिससे कोविड की रोकथाम हो सकती है, या और कोई भी इस दौरान ऐसा इलाज जो कोविड की जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है उसको रोका जा सके? देखिए, अगर हम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कोविड का लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। पर अगर हम कोविड की प्रोटोकॉल जो हमने सीखी हैं, तीनों वेव के अंदर जो हमने समझा है, उसको अगर हम पूर्ण रूप से वो लागू करते हैं तो लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस लड़ाई को भी, चौथी वेव को भी ये आराम से लड़ लेंगे। अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे और नहीं करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार को मजबूरन इन सब चीजों का सहारा लेना पड़ सकता है। हालांकि सर, पहली की जो कोविड की लहर थी उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग कोविड की चपेट में आए थे। दूसरी लहर में युवा कहीं ना कहीं कोविड की दूसरी लहर में चपेट में आ रहे थे और घातक होता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिले कोविड की दूसरी लहर। तीसरी लहर का जब जिक्र किया जा रहा था तो यही कहा जा रहा था कि तीसरी लहर बच्चों को सबसे ज्यादा घातक हो सकती है, बच्चों पर किसी तरह से अटैक कर सकती है। लेकिन तीसरी लहर कब आई, कब गई, किसी को पता नहीं चला। क्या चौथी लहर जिसे आप यहाँ पर नाम दे रहे हैं उसको भी इसी लहर की तरह कंपेयर किया जा सकता है? देखिए ऋतु, मैंने जो अभी देखा, तीनों वेव में देखा और अभी जो ये इस समय पे केसेस आ रहे हैं,
उसमें भी स्थिति अभी लगभग उतनी ही है कि बुजुर्गों के लिए और यंगस्टर्स के लिए उतनी बराबर घातक है ये। हाँ, बच्चों में पहले भी जितना इन्फेक्शन रेट था उतना ही इस समय पे भी है। हम बच्चों के अंदर बहुत जल्दी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे और ना ही अभी कर रहे हैं, तो ये जल्द में कहना कि भी अभी उनमें वेव है या नहीं है, ये तो ये है कि हम जो फ्लू के केसेस आ रहे हैं बच्चों के अंदर, जो और ये पता नहीं चलता कि बच्चे से बड़े को हुआ था या बड़े से बच्चे को हुआ। बच्चे का हाँ एक बात है, इम्यूनिटी अगर ठीक होती है तो जल्दी ठीक हो जाता है, तो हम उसको फ्लू में डाल के फ्लू कह के या खांसी जुकाम कह के टल जाता है। परंतु अगर हम उनका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें तो हमें आंकड़े मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। नरेश चावला जी, एक बार फिर से सर मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अगर वैक्सीन का जिक्र किया जाए तो देश में तकरीबन शायद ही कोई बच्चा हो जिसे वैक्सीन की दोनों डोजेस न लगी हो। ऐसे में कोविड की जो ये लहर, नया वेरिएंट सामने आ रहा है, क्या इससे वैक्सीन का किसी भी तरह का कोई असर देखने को मिल पाएगा? खुलेआम कहा गया है कि जो पर्टिकुलर ये जो आजकल का XBB 1.16 जो कि ओमाइक्रॉन का एक फर्दर सब वेरिएंट है, उस पे इसकी इम्यूनिटी असर नहीं कर रही है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जिन लोगों ने, देखो हमारे देश में तकरीबन 212 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, तो हम मान के चलेंगे अराउंड 100 करोड़ लोगों को एटलीस्ट 2 डोजेज लग चुके हैं। जी बिल्कुल। हाल इतना खराब था कि आज से 5-6 महीने पहले, मुझे याद है अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट ने मुफ्त कर दी थी ऑल अक्रॉस, तब भी लोगों ने नहीं लगवाई। और इतना बुरा हाल हो गया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन बनाना कम कर दिया या बंद कर दिया। उससे क्या नुकसान हुआ कि मैंने कई सेंटर्स देखे हैं जहां वैक्सीन आजकल नहीं है। तो इसका मतलब एक ही है, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि वैक्सीन को कोशिश करें दोबारा फ्री करने की कोशिश करें, ताकि लोग वैक्सीन सेंटर पे आएं। लेकिन मैंने जो एक बड़ा वर्ग कहा है, जो 6 to 65 प्लस कोमॉर्बिडिटीज, उनको अपना वैक्सीन कोरोना का बूस्टर लगवाना मस्ट है, इट इज एब्सोल्यूट मस्ट। और ना केवल ये, बल्कि उनको फ्लू का और निमोनिया का भी इंजेक्शन भी आता है, वो भी इंजेक्शन जरूर लगाए। क्योंकि जो आने वाले वायरसेस हैं, हमें पूरा डर है इस बात का कि देखिए ये मानव की और कीटाणु की लड़ाई तो चलती रहेगी। तो वी आर एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन बाउंड टू प्रोटेक्ट आवर सीनियर सिटीजंस एंड पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम बहुत हद तक हम बच सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर अजय लेखी जी, एक बार फिर से मैं रुख आपका करना चाहूंगी, जो कि देखिए आपने इम्यूनिटी का जिक्र किया था, तो सर इम्यूनिटी बूस्ट करने का अगर यहाँ पर देखने को मिले तो कोविड की पहली और दूसरी लहर लॉकडाउन जब लगा था, तो कहीं ना कहीं उस दौरान जो हर किसी का बिजी शेड्यूल था वो एक लाइन में आ गया था कि किस तरह से हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है या तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। लेकिन उसके बाद तीसरी लहर, उसके बाद एक लंबा अंतराल हो गया और लोगों का जो वो दिनचर्या थी रोजमर्रा की, वो एक बार उसी तरीके से सामने आ चुकी है जो पहले लापरवाही लोग बरत रहे थे। क्या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोग उस ट्रैक पे वापस कैसे आए जब लॉकडाउन की स्थिति में हर कोई अपना ध्यान सबसे पहले रख रहा था? आनंद फानन में सबने बहुत कुछ किया इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। आज हमें दूसरी वेव और तीसरी वेव के अंदर बहुत कुछ समझ में आया कि हम अपने हाइजीन को किस प्रकार से ठीक रख सकते हैं। जी। इम्यूनिटी को बढ़ा लेना अकेला किसी तत्व को खा लेना या किसी पदार्थ को खा लेने से ही नहीं होता है। आपको अपना एक पर्सनल हाइजीन भी और अपनी डाइट को भी, अपने व्यायाम को भी, योगा को भी पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से रखना चाहिए। हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोविड के तीसरी वेव खत्म होने के पहले ही फास्ट फूड के ऊपर और पुराने उस ढर्रे के ऊपर, जो कि हमने फर्स्ट वेव से पहले देखा था, जिसके कारण सेकंड वेव के अंदर मौतों का कारण बहुत अधिक बना। तो अभी हम देखें तो जगह जगह पे फास्ट फूड और इनका जो संचलन है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं सबसे पहले यही एक गुजारिश करूंगा कि अभी टाइम है और इस समय को रहते हुए हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपने पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, अपने डाइट को इम्प्रूव कर लेना चाहिए और अपनी एक्सरसाइज, योगा और जो हमारा रूटीन है उसको ठीक कर लेना चाहिए। नहीं तो हमें कोई बाहर से लिए गए बूस्टर्स और वो इस वक्त पे नहीं काम करेंगे।
बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया था कि टॉप 5 राज्यों में है जहां 64% से ज्यादा जो केसेस हैं सामने आ चुके हैं, क्योंकि बीते 24 घंटे का भी जब जिक्र किया जाता है तो तकरीबन 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर श्रेणी में तो हो जाता है। ऐसे में आवाजाही जो विदेशों में, क्योंकि विदेशों में अभी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली, तो क्या किसी तरह से आवाजाही पर अगर रोक लगा दी जाए तो कोविड के मामलों में थोड़ी बहुत संयम की स्थिति है वो देखने को मिल पाएगी? अभी ना लॉकडाउन का टाइम है, ना बाई एयर, बाई रोड या बाई आना जाना बंद नहीं किया जाता। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें कोई शक है कि यहाँ आना जाना बहुत ज्यादा चलता है। तो इवन लोगों का सोशल मूवमेंट भी बहुत ही ज्यादा है। दिल्ली और एनसीआर के लोग, आप देखा होगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं और सोशल फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसका तरीका एक ही है, हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे जो अनवांटेड या अनडिजायर मूवमेंट है वो कम की जाए। और नंबर 2, मैं खुलेआम सरकार से अपील करूंगा कि एटलीस्ट जो क्लोज स्पेसेस हैं, इंक्लूडिंग मेट्रो, मॉल्स, ऑफिसेज, ट्रेन्स, बसेस, ऑडिटोरियम्स, इनके ऊपर बड़ी सख्ती से वहाँ सिक्योरिटीज होती हैं, खुलेआम एकदम सख्ती कर दी जाए अगर हमें केस नहीं बढ़ने देना। क्योंकि इसी स्पीड से केस बढ़ते रहे तो मेरा पूरा डर है विद इन 2-3-4 डेज नंबर ऑफ केसेस नेक्स्ट 1 और 2 वीक में बहुत बढ़ने वाले हैं। हालांकि हम पहले ही बोल चुके हैं ये वायरस इतना लीथल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इन्फेक्शियस तो ये है ही है। तो लोगों की बेचैनी बढ़ेगी और हमारे बूढ़ों पे फिर एक तबाही, एक खतरा रहेगा। उससे बचने का एक ही तरीका है कि जिसको भी फ्लू टाइप सिम्टम्स हो उसको स्कूल में बंद किया जाए। स्कूल का स्टाफ, स्कूल के टीचर्स, जूनियर स्टाफ, इन सबको मैं देख रहा हूँ अभी भी ज्यादातर लोग मास्क पहन ही नहीं रहे। इट इज फ्री फॉर ऑल, चल रहा है जो चल रहा है चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। ये गलत एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को हमें सुधारना होगा, स्वेच्छा से भी और गवर्नमेंट के रेगुलेशन। बिल्कुल, लाइफ शेड्यूल को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सही करने की बहुत जरूरत, और ऐसे में अगर हम खुद से जागरूक होंगे तभी हम अपने सामने वाले को, आसपास के लोगों को जागरूक कर पाएंगे। और कोविड के प्रोटोकॉल का अभी से अगर पालन कर दिया जाए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से बेशक से कोई गाइडलाइन जारी की जाए ना जाए, लेकिन उससे पहले हमें ही खुद से महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे ताकि कोविड से बचाव हो सके। समय की कमी है सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया, और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ चर्चा की उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।